अभाव के कारण अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ने के कटु अनुभव ने उन्हें हाई स्कूल तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा के लिए प्रेरित किया। देश में इस प्रकार की योजना आरंभ करने में तमिलनाडु अग्रणी था। वे जानते थे कि आर्थिक तंगी के कारण कितने ही माता पिता अपने बच्चों को सही खुराक तक नहीं दे पाते। कामराज ने गरीब बच्चों के लिए दोपहर के निःशुल्क भोजन की योजना आरंभ की। श्री कामराज की मंत्रिपरिषद में एन भक्तवत्सलम, आर वेंकटरमण और सी सुब्रमण्यम जैसे दिग्गज शामिल थे। इनके सम्मिलित प्रयासों से तमिलनाडु में एल्यूमीनियम, सीमेंट और कागज के कारखाने आरंभ हुए। औद्योगिक नगरी स्थापित करने के एक नए विचार का सूत्रपात गिंडू की औद्योगिक नगरी के उद्घाटन के साथ हुआ। राज्य में अनेक लघु उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया गया। तमिलनाडु के इतिहास में कामराज युग सचमुच स्वर्णिम युग बन गया। उनके नेतृत्व में तमिलनाडु में नेवली खदानें, विद्युत केंद्र, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स शुरू हुए। तमिलनाडु नदियों के जल का 81% भाग सिंचाई में इस्तेमाल करने वाला एकमात्र प्रदेश था। यहाँ पन बिजली उत्पादन और ग्रामीण इलाकों में बिजली वितरित करने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। सन 1960 के आरंभ में राष्ट्रव्यापी तनाव और कांग्रेस पार्टी में एकता के अभाव से कामराज बेहद चिंतित हो उठे। कामराज ने प्रधानमंत्री श्री नेहरू को सुझाव दिया कि सभी वरिष्ठ नेता सत्ता से हटकर पार्टी के संगठन में जुट जाएं। सत्ता को त्यागने की ये भावना स्वाधीनता संघर्ष के दौरान किए गए महान त्यागों की याद दिलाती थी। नेहरू जी ने कामराज योजना को स्वीकार कर लिया। श्री कामराज को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। श्री कामराज की अध्यक्षता में कांग्रेस का भुवनेश्वर अधिवेशन हुआ, जिसमें अनेकों समाजवादी प्रतिभाएं शामिल हुई। कांग्रेस में नए सिरे से एक ओजस्वी विचारधारा और कर्मठता का सूत्रपात हुआ। विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों वाले नेताओं के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध कायम रखते हुए कामराज देश को संगठित रखने में सफल रहे। पिछड़े समुदाय के निर्धन परिवार में जन्मे कामराज का यह अद्भुत उत्कर्ष भारतीय लोकतंत्र की सफलता का द्योतक है। कामराज ने अपने सरल स्वभाव और सादी वेशभूषा को कभी नहीं छोड़ा। वे काला गांधी के नाम से लोकप्रिय बने रहे। सत्ता और राजनीति से इतने गहरा जुड़े होने के बावजूद उनका निष्कलंक जीवन सदैव ही आदर और ईर्ष्या का विषय रहा। राष्ट्र की सुरक्षा जैसे व्यस्त उत्तरदायित्व को वहन करते हुए भी वे आनंद के कुछ पल निकाल लिया करते थे। सन 1964 पंडित नेहरू के आकस्मिक निधन के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री चुने गए। दो वर्ष भी नहीं बीते थे कि ताशकंद में शास्त्री जी का देहावसान हो गया। एक बार फिर अंधेरा छा गया। नए प्रधानमंत्री के चुनाव का सवाल उठा। इस बार भी श्री कामराज ने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई और उनके प्रयास से श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल का नेतृत्व एवं देश के तीसरे प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। सारी दुनिया कामराज के भावी उत्कर्ष के बारे में उत्सुक थी।
1966 में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के नेताओं ने उन्हें अपने देशों की यात्रा के लिए आमंत्रित किया। भला कौन सोच सकता था कि ऐसा प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता अपने ही राज्य में चुनाव हार जाएगा। सन 1967 के चुनावों में कांग्रेस को तमिलनाडु में भारी पराजय का सामना करना पड़ा। राज्य में द्रविड़ मुनित्र कड़गम सकूर हुई। कामराज ने अपनी पराजय हंसकर स्वीकार की और कांग्रेस जनों को सलाह दी कि वे नई सरकार की कटु आलोचना करने की बजाय उसे काम करने का समुचित मौका दें। कामराज सन 1969 और फिर सन 1971 में संसद के लिए निर्वाचित हुए, लेकिन वे सत्ता से दूर ही रहे। सन 1966 में भारतीय रुपए के अवमूल्यन के प्रश्न पर उनका श्रीमती गांधी से मतभेद हो गया था। ये मतभेद बढ़ता ही गया, दोनों परस्पर विरोधी बन गए, लेकिन कामराज को इस बात का कोई दुख नहीं था। सन 1967 में राजाजी ने तमिलनाडु में कांग्रेस को सत्ताहीन करने में एक विशिष्ट भूमिका निभाई थी। अपने अंतिम दिनों में बार कामराज और राजाजी एक दूसरे के निकट आए ताकि आपसी मतभेदों के कारण तमिलनाडु को पहुंची क्षति को पूरा किया जा सके, लेकिन ये दोनों दिग्गज अपनी लक्ष्य पूर्ति से पहले ही स्वर्ग सिधार गए। दो अक्टूबर 1975 को मद्रास में अपने सादे और किराए के मकान में श्री कामराज महात्मा गांधी की 106वीं वर्षगांठ के समारोह में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वे अपना अंतिम भाषण नहीं दे सके। कामराज को दिल का घातक दौरा पड़ा और भारत ने अपना महान सपूत खो दिया। स्वतंत्रता समर के महान सैनिकों की अस्तमान पीढ़ी का एक और रत्न विदा हो गया। मरणोपरांत कामराज को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रत्येक वर्ष तमिलनाडु में उनकी वर्षगांठ उत्साह के साथ मनाई जाती है। लेकिन आज कामराज मात्र एक नाम नहीं है, वे एक अविस्मरणीय, जीवंत और सतत जागृत प्रेरणा है जो हमेशा आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेगी।